अगर आप पाकिस्तान में पैदा हुए हैं या फिर यहाँ पर पले बड़े हैं या कम से कम आपने यहाँ से प्राइमरी लेवल तक की एजुकेशन हासिल की है, तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि आपने मोहम्मद बिन कासिम का नाम न सुना हो। वही 17 साल नौजवान अरब जनरल जिसे पाकिस्तान में सेलिब्रेट किया जाता है, जिसे फातेह सिंध के साथ साथ पहला पाकिस्तानी होने का भी क्रेडिट हासिल है। इसके अलावा भी उसे कई एजाज़ हासिल हैं, जैसे कि वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इस्लाम का टॉर्च बेयरर था। उसी ने सिंध फतह करके इस्लाम को फैलाया और उसे वुसअतें दी और इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तारीख हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। लेकिन क्या वाकई मोहम्मद बिन कासिम एक हीरो था जैसे उसके बारे में किताबों में लिखा और बताया जाता है, या ये मन घड़त कहानियां हैं जो हमें सदियों से बताई जा रही हैं और हम बिना कोई सवाल किए इन कहानियों को सच मानते हुए आ रहे हैं? मोहम्मद बिन कासिम का सिंध में आना सिंध के लिए एक लिबरेशन था या उस पर एक इन्वेजन? मोहम्मद बिन कासिम मजलूम लोगों का मसीहा था या अरब एम्पायर का एक और मोहरा जो सिंध जैसी खुशहाल ज़मीन पर कब्ज़ा करने आया था? आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक वार्निंग और एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो कई लोगों को बुरी लगने वाली है। अगर आप सच नहीं जानना चाहते और कहानियों को कहानियां रहने देना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप अभी वीडियो को स्किप करके पोगो देख सकते हैं। लेकिन अगर आप सच की तलाश में रहते हैं और ये कहानियाँ आपको मुतासिर नहीं कर पाती तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आइए शुरू करते हैं। सेरेंदिप, जिसे मौजूदा दौर में श्रीलंका के नाम से जाना जाता है, यहाँ से 8 बहरी जहाज़ अरब के लिए रवाना हुए, जिनमें बहुत सारा सामान, औरतें, बच्चे और श्रीलंका के राजा की तरफ से अरब के खलीफा को बेहतरीन तोहफ़े भेजे गए थे। जैसे ये जहाज़ बंदरगाह से रवाना हुए तो तेज़ हवाएं शुरू हो गई। इन तेज़ हवाओं ने इन जहाज़ों का चलना मुहाल कर दिया था, तो ये जहाज़ एहतियातन किनारों से लगकर चल रहे थे। जैसे ये जहाज़ देबल की बंदरगाह के करीब पहुँचे तो सिंध के समुद्री लुटेरों ने, बहरी कज़ाकों ने इन पर हमला कर दिया, सारा सामान लूट लिया, औरतों और बच्चों को कैद कर लिया। तो उन्हीं औरतों में से एक औरत ने पुकारा कि ए हुज्जाज, हमारी मदद को पहुँचो। हुज्जाज बिन यूसुफ अरब की उमय्यद डायनेस्टी में इराक का गवर्नर था। जब इस लूटमार से कुछ बच जाने वाले लोगों ने हुज्जाज बिन यूसुफ को यह सारा माजरा और इंसिडेंट बताया तो हुज्जाज बिन यूसुफ ने भी कहा कि मैं हाजिर हूँ। इसके बाद हुज्जाज बिन यूसुफ सिंध के बादशाह राजा दाहिर को एक खत लिखता है और कहता है कि हमारे लोग और हमारा सामान वापस करो, और साथ ही इन समुद्री लुटेरों की सज़ा की भी डिमांड रखता है। जिसके जवाब में राजा दाहिर कहता है कि ये लुटेरे सिंध के सब्जेक्ट्स नहीं हैं, ना ही ये मेरे कंट्रोल में हैं। ये बॉर्डर एरियाज़ में रहते हैं, वहीं पर अपनी कार्रवाइयाँ करते हैं। ये जिन इलाकों में रहते हैं उन इलाकों में सबसे ज़्यादा ताकतवर यही लुटेरे हैं और ये मेरे कानून को भी नहीं मानते, लिहाजा मैं कुछ नहीं कर सकता। राजा दाहिर का ये जवाब सुनकर हुज्जाज सीखपा हो जाता है और अपने भतीजे और दामाद इमादुद्दीन मोहम्मद बिन कासिम को फ़ौज का सिपह सालार बनाकर सिंध पर हमला करने के लिए रवाना कर देता है। मोहम्मद बिन कासिम राजा दाहिर से जंग लड़ता है, उसे शिकस्त देता है और उसका सर काट कर वापस अरब भेज देता है, और इस तरह सिंध पर मुसलमान काबिज आ जाते हैं। ये वो कहानी है जो सदियों से हमें सुनाई जा रही है। हमारे बाप दादा ने भी इसे सुना, हमने भी इसे सुना और हमारी आने वाली नस्लें भी इसे सुनेंगी। लेकिन इस कहानी में कई सारे लूप होल्स हैं जो इसे कमज़ोर किए हुए हैं। सबसे पहला, सिंध की फतह पर जो सबसे पहली किताब लिखी गई वो चचनामा थी। चचनामा भी सिंध की फतह के 500 साल बाद यानी 13वीं सदी में लिखी गई, और ये किताब भी दरअसल एक ट्रांसलेशन ही थी। वो भी उन रिकॉर्ड्स पर मबनी थी जो अरब के सकफ़ी कबीले के पास मौजूद थे। और यहाँ पर नोट करने की बात यह है कि ये सकफ़ी कबीला वही कबीला है जिससे मोहम्मद बिन कासिम और हुज्जाज बिन यूसुफ का ताल्लुक़ था। तो ये ऐन मुमकिन है कि उन्होंने अपने इस हमले को इखलाकी जवाज़ का जामा पहनाने के लिए कहानी में रद्दो बदल कर दिया हो। इसके अलावा सिंध की फतह पर और कोई किताब सिरे से मौजूद ही नहीं जिसके साथ इसका कंपैरिजन किया जा सके। बाद में जितनी भी किताबें लिखी गई हैं वो सारी की सारी चचनामा से ही इंस्पायर्ड हैं। ना ही उस वक्त सिंध में कोई किताब लिखी गई, ना ही राजा दाहिर की तरफ से कोई रिकॉर्ड रखा गया जिससे मालूम हो सके कि आखिर अरबों के सिंध पर हमले का जवाज़ क्या था। जो कहानी हम तक पहुंची है वो एक तरफा बयान है जो हकीकत भी हो सकता है और अपने हमलों का बेबाक जवाब भी। बहुत सारे मुल्क ऐसे इखलाकी जवाब बनाते हैं, जैसे रिसेंटली यूएस वर्सेस इराक वार में अमेरिका ने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का जवाब बनाकर इराक पर चढ़ाई कर दी और उनके 6 लाख लोग मार दिए। लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि उन्हें इराक में कोई वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं मिले। अरबों की इस कहानी का दूसरा लूप होल नामवर तारीखदान डॉक्टर मुबारक अली अपनी किताब शेडोज ऑफ हिस्ट्री में लिखते हुए कहते हैं कि जब सारे बहरी जहाज़ों को लुटेरों ने लूट लिया, सारी चीज़ों और लोगों को अपने कब्जे में कर लिया, तो हुज्जाज बिन यूसुफ तक यह खबर किसने पहुँचाई? अगर ये मान भी लिया जाए कि कोई बच के निकल गया तो उस ज़माने के मोड्स ऑफ ट्रैवलिंग और ट्रांसपोर्ट तो बहुत स्लो थे। उस शख्स को अपनी मंजिल तक पहुँचने में काफ़ी वक्त लग जाता। तो हुज्जाज बिन यूसुफ को
ये खबर इतनी जल्दी कैसे पहुंची। उस ज़माने में कोई सोशल मीडिया और व्हाट्सएप तो था नहीं कि बस सेंड के बटन पर क्लिक कर दिया और मैसेज चला गया। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, सवाल हैं जिनका सेटिस्फाइंग आंसर किसी किताब में मौजूद ही नहीं। जैसा कि हुज्जाज बिन यूसुफ का नाम पुकारने वाली वो औरत कौन थी और इस लूट मार का किस्सा सुनाने वाला शख्स कौन था, इन सब का रिकॉर्ड कहाँ है, सक्फी कबीले ने इनका रिकॉर्ड क्यों नहीं रखा। तीसरा लूप होल ये है कि न फकत इस कहानी में बल्कि चचनामा में भी हुज्जाज बिन यूसुफ को एक रहमदिल और काइंड हार्टेड पोर्ट्रे किया गया है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। इसके बरक्स हुज्जाज बिन यूसुफ तो जालिम तरीन गवर्नर्स में था। जब भी खलीफा की खिलाफत को कोई चैलेंज करता तो हुज्जाज उस पर जुल्मों के पहाड़ तोड़ देता, उसकी ईंट से ईंट बजा देता। इसके अलावा हुज्जाज बिन यूसुफ का सबसे बड़ा कारनामा मक्का पर चढ़ाई करना है। उसने 6 से 8 माह तक मक्का मुकर्रमा का घेराव किए रखा था कि अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर जो कि सहाबा में से थे उससे उम्वी खलीफा की बैयत करवाई जा सके। इस 6 से 8 माह के दौरान हज के दिन भी आए और इस जालिम तरीन इंसान ने हज जैसे मुक़द्दस फरीज़े की भी परवाह नहीं की, उसका लिहाज नहीं किया और खाना काबा पर मंजनीकों से पत्थर बरसाए जिससे खाना काबा की दीवारें टूट गईं। और जब अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर को खाना काबा के अंदर शहीद किया गया तो खाना काबा की फिर से नए सिरे से तामीर शुरू हुई। तो हुज्जाज जैसे जालिम शख्स के बारे में ये मानना थोड़ा मुश्किल है कि वो एक औरत की पुकार पर अपने मुल्क के ख़जाने और वसाइल को ख़तरे में डालेगा और सिंध पर हमला करेगा। खुद हुज्जाज को भी खलीफा से सिंध पर हमला करने की इजाज़त उस वक्त मिली थी जब उसने खलीफा से वादा किया कि वो जंग में खर्च होने वाली रकम से दुगनी रकम खिलाफत के ख़जाने में जमा करवाएगा। डॉक्टर मुबारक अली अपनी किताब शेडोज़ ऑफ हिस्ट्री में हुज्जाज बिन यूसुफ को डिफ़ाइन करते हुए लिखते हैं कि हुज्जाज एक चालाक सियासतदान था। वो कभी भी जज्बात में आकर फैसले नहीं किया करता था, ना ही उसके फैसले सही और गलत की बुनियाद पर होते थे, बल्कि वो फ़ायदा और नुकसान देखकर फैसला किया करता था। चंद लोगों की ज़िंदगियां उसके लिए कोई मायना नहीं रखती थी। उसने खुद कई सौ लोगों को कत्ल किया था, हज़ारों लोगों को पाबंद सलासल किया था, जेलों में डाला था, कैदी कर दिया था। और सिंध पर हमला करने के उसके अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मोटिव्स थे। वो किसी बेचारी और लाचार औरत की पुकार सुनकर उसकी मदद को पहुंचने वालों में से नहीं था। सिंध के नामवर तारीखदान, सियासतदान और अदीब GM सैयद अपनी किताब हीरोज़ ऑफ सिंध में लिखते हैं कि इससे पहले भी तो अरबों ने सिंध पर 14 हमले किए थे, उनका जवाब क्या था। इसके अलावा अरबों ने समरकंद, बुखारा, मोरक्को और स्पेन जैसी सरजमीन पर भी हमला किया। तो अरबों का इन मुल्कों पर हमलों का क्या जवाब था। अरब हुक्मरान भी दुनिया के बाकी पावरफुल एम्पायर्स की तरह दूसरे मुल्क फतह करके उन्हें एक्सप्लॉयट करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने सिंध पर भी हमला किया। दूसरी तरफ अगर हम सिंध के बादशाह राजा दाहिर की बात करें तो अरबों की कहानियों के मुताबिक वो एक जालिम और अयाश परस्त था, जबकि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कुछ और ही कहानी बताते हैं। वो एक रहमदिल और हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार था। वो तो सन ऑफ सॉइल था। उसने सिंध के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी और इसी सेक्रीफाइस की वजह से सिंध की नामवर शख्सियत GM सैयद ने उसे अपनी किताब हीरोज़ ऑफ सिंध में पहले नंबर पर रखा है। इसके अलावा राजा दाहिर की रहमदिली के किस्से तो अरबों की अपनी किताब चचनामा में भी मौजूद हैं कि जब उसका भाई उसकी जान का दुश्मन बन गया और उसके साथ जंग करने आ रहा था, जब राजा दाहिर को अपने भाई की मौत की खबर मिली तो वो अपने भाई के खेमे में चला गया और मातम करते हुए अपने कपड़े फाड़ दिए और अपनी पगड़ी उतार कर दूर फेंक दी। इसके अलावा भी राजा दाहिर ने उन अरबों को पनाह दे रखी थी जो उम्वी खलीफा की खिलाफत को कबूल ही नहीं करते थे। उम्वी खिलाफत ने उन्हें बागी करार दे रखा था। कई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि सिंध पर हमला करने की वजूहात में से ये भी एक वजह थी। राजा दाहिर पर अरबों ने और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम स्कॉलर्स और राइटर्स ने कई सारे इल्ज़ाम लगाए, जैसे कि वो जालिम शख्स था, उसने अपनी बहन से शादी की और उसने बुद्ध धर्म के कई लोगों पर जुल्म ढाए। लेकिन GM सैयद अपनी किताब हीरोज़ ऑफ सिंध में लिखते हैं कि ये सारे के सारे इल्ज़ाम बेबुनियाद हैं। जिस तरह रोमन्स ने ग्रीक्स को बदनाम किया, जिस तरह चंगेज़ खान, औरंगज़ेब और तैमूर लंग जैसे जालिम हुक्मरानों को तारीखदानों ने ये बड़े बड़े लक़ब दिए हैं, जिस तरह अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान की गलत तारीख बताकर यहाँ पर हुक्मरानी का जवाब बनाया, उसी तरह अरबों ने भी राजा दाहिर पर गलत इल्ज़ाम तराशी करके सिंध पर हमला करने और यहाँ पर हुकूमत करने का जवाब बनाया था। जहाँ तक बहन से शादी करने की बात है तो हिंदू धर्म में तो अपनी कज़न से भी शादी करने को गलत समझा जाता है, तो ये सिर्फ महज इल्ज़ाम तराशी है और कुछ नहीं। दूसरी जानिब चचनामा में यह वाक़या इस अंदाज में बताया गया है कि राजा दाहिर ने एक नजूमी की फ्यूचर प्रेडिक्शंस को जहन में रखते हुए अपने मिनिस्टर की एडवाइस पर अपनी बहन से रस्मी शादी कर ली, जबकि उन्होंने कभी आपस में अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम नहीं किया। सो कॉल्ड हीरो ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद बिन कासिम की बात करें तो हुज्जाज बिन यूसुफ ने सिपह सालारी में उसकी सिलेक्शन ही इस बेसिस पर की थी कि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, मैं जो भी ऑर्डर्स दूंगा वो उसे बिना तरद्दुद के फॉलो करेगा, और ऐसा ही हुआ।
जब सिंध की देबल बंदरगाह पर अरबों ने कब्जा कर लिया और वहाँ के लोगों ने सरेंडर किया और अमान तलब की, तो फिर भी 3 दिनों तक कत्लेआम चलता रहा। मोहम्मद बिन कासिम ने उनसे कहा कि मुझे माफ़ करने का या अमान देने का हुक्म नहीं है। लूट मार की गई, बुतखानों को गिराकर मस्जिदें तामीर की गई, हज़ारों औरतों और बच्चों को गुलाम बनाया गया, उन्हें एक्सप्लॉइट किया गया। तो ये सारी तालीमात इस्लाम की तो नहीं है। तो मेरा आपसे सवाल है कि मोहम्मद बिन कासिम इस्लाम का टॉर्च बियरर कैसे बन गया? मोहम्मद बिन कासिम का खात्मा भी किसी फातेह और जंगजू जैसा नहीं बल्कि इबरतनाक था। जब उसने राजा दाहिर को कत्ल किया तो उसकी दोनों बेटियों को खलीफा के पास बांदियां बनाकर भेजा। जब खलीफा ने बड़ी बेटी सूर्या देवी के साथ फिजिकल होना चाहा तो वो दूर हट गई और कहने लगी कि हमें माफ़ कीजिए, हम आपके लायक नहीं हैं। यहाँ पर आने से पहले हम 3 रातें मोहम्मद बिन कासिम के साथ गुजार चुकी हैं। ये सुनते ही खलीफा तैश में आ गया और कहने लगा कि मोहम्मद बिन कासिम की इतनी जुर्रत, और अपने ही हाथों से एक लेटर लिखा जिसमें कहा कि मोहम्मद बिन कासिम को चमड़े में बांध कर फिर संदूक में डालकर मेरे पास लाया जाए। जब मोहम्मद बिन कासिम तक ये खबर पहुंची, ये लेटर मिला, तो मोहम्मद बिन कासिम ने खुद ही सरेंडर कर दिया और अपने आप को चमड़े में बंधवा कर फिर संदूक में डलवा कर कैपिटल सिटी की तरफ चल दिया। रास्ते में ही दम घुटने की वजह से उसकी मौत वाक़ई हो गई। जब वो कैपिटल सिटी में पहुंची और संदूक खोला गया तो राजा की बेटी ने कहा कि मोहम्मद बिन कासिम और हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम ने हमारे आबा व अजदाद की रियासत को ज़ाया कर दिया और हमें शहजादियों से बांदियाँ बना दिया। इस वजह से हमने अपना बदला ले लिया। ये सुनते ही खलीफा फिर से तैश में आ गया और उन दोनों बहनों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया। ये था हमारे हीरो का विक्टोरियस रिसेप्शन। शायद ही आपने ये नोट किया हो कि ये कहानी शुरू हुई एक औरत की फरियाद पर और ख़त्म हुई अपने मुखालिफ की औरतों को बांदियाँ बनाने पर। तो ये कौन सी हीरोइक प्रैक्टिसेस हैं, मुझे समझ नहीं आती। 17 साल नौजवान अरब जनरल पाकिस्तान का नेशनल हीरो कैसे बन गया? क्या वाकई वो हीरो था भी, या उसे नज़रियाती, सियासी और मजहबी मकासद की तकमील के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? ये बहुत ही सीरियस नेचर के क्वेश्चंस हैं। आज़ादी के बाद पाकिस्तान मोन्यूमेंटल आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हुआ। हमारे काउंटर पार्ट इंडिया के पास कई ऐसी फिगर्स थी जिन्हें वो सेलिब्रेट कर सकते थे, जैसे कि अशोका, अकबर, लेकिन पाकिस्तान के पास ऐसी कोई फिगर मौजूद नहीं थी। प्री इस्लामिक एरा में भी टैक्सीला और मोहनजोदाड़ो की अगर हीरोइक स्टोरीज लें तो वो पाकिस्तान की इस्लामिक आइडियोलॉजी और नैरेटिव के साथ मिसमैच थी, अलाइन ही नहीं हो पा रही थी। इसलिए पाकिस्तान ने अपनी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज को पीछे छोड़ा और मोहम्मद बिन कासिम का इंतखाब किया, ये सोचे समझे बगैर कि वो हमारा नेटिव नहीं है। इससे हुआ क्या कि पाकिस्तान की आइडेंटिटी इंडियन सब कॉन्टिनेंट से ख़त्म होकर पूरी इस्लामिक वर्ल्ड के साथ जुड़ गई। इसके बाद जनरल ज़ियाउल हक ने फर्दर इस्लामाइजेशन को एम्पलीफाई किया और कहा कि लीव दीज जियोग्राफिकल लिमिट्स, वी विल डिस्क्राइब योर आइडेंटिटी एंड डिफाइन हु यू आर। मैसेज साफ था कि हमारे हीरोज़ वो होंगे जिन्होंने इस्लाम के लिए काम किया होगा। हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि वो इनसाइडर्स हैं या फिर आउटसाइडर्स। इसी स्टेट नैरेटिव के चक्कर में हमने अपने एक सन ऑफ सॉइल राजा डायर को विलन बना दिया, जिसने जंग पर जाने से पहले ही कहा था कि मैं अरबों से खुले मैदान में लड़ने जा रहा हूँ। अगर मैं जिंदा रहा तो मेरी बादशाहत मजबूत होगी, लेकिन अगर मैं मारा जाता हूँ तो मेरी कहानी किताबों में लिखी जाएगी जो दूसरे बादशाहों को सुनाई जाएगी, और वो कहेंगे कि सिंध के बादशाह राजा डायर ने अपने दुश्मन से लड़ते लड़ते सिंध के लिए जान तक दे दी। ज़ियाउल हक साहब के इसी नैरेटिव ने एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया कि हमारे हीरोज़ वो होंगे जो इस्लामिक आइडियोलॉजी के साथ अलाइंड होंगे, और जो कोई भी इस नैरेटिव को नहीं मानता वो पैट्रियटिज्म की डेफिनेशन पर फिट नहीं बैठता। हम पाकिस्तानी बेसिकली आज भी आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हैं क्योंकि हमारी रूट्स ही प्रॉब्लमेटिक हैं। हम ब्रिटिशर्स को तो इन्वेडर्स मानते हैं लेकिन अरब्स को नहीं मानते, क्योंकि हमारी प्रेजेंट आइडियोलॉजी उनके साथ अलाइंड होती है। मोहम्मद बिन कासिम की स्टोरी अनडाउटली बहुत ही सिग्निफिकेंट है। वो जालिम तरीन इंसान हुज्जाज बिन यूसुफ का एक मोहरा था जिसने सिंध में खून रेजी की, यहाँ के लोगों की आज़ादी को छीना, यहाँ के औरतों और बच्चों को गुलाम बनाया, उन्हें एक्सप्लॉइट किया। वो एक हमला आवर था, एक इन्वेडर था, ना कि लिबरेटर। एंड इज हीरोइक एलिवेशन इज़ अ पॉलिटिकल एजेंडा रेदर देन अ हिस्टोरिकल एक्यूरेसी। यहीं पर ये वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो बुरी लगी है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैंने पहले ही कहा था कि ये वीडियो कई लोगों को बुरी लगने वाली है। आप इख्तिलाफ राय रख सकते हैं और उसे कमेंट्स में शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप डॉक्यूमेंट्रीज़ वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे इस चैनल पर बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्रीज़ अपलोड होने वाली हैं और कुछ हो भी चुकी हैं। यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं पाकिस्तान के चहीते लीडर इमरान खान की फुल स्टोरी, और ये रही व्लादिमीर पुतिन की कहानी जो कि 25 सालों से रशिया में पावर में है, और ये रही खाना काबा पर अटैक की कहानी।